नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइंस में फिजिक्स का 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपका जूल हो जाएगा। फिर प्रकाश वर्ष इकाई है, तो यह हो जाएगा दूरी का। 3 नंबर है, एम्पियर मात्रक होता है, तो यह हो जाएगा आपका विद्युत धारा का। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देखें तो, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। ये जो होता है दूरी का मात्रक होता है। 4 का सी आंसर हो जाएगा। पार्शिक इकाई है, ये दूरी का हो जाएगा पार्शिक इकाई। फिर है, कौन सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि संबंधित है, ये सुमेलित है। अश्व शक्ति, ये शक्ति का इकाई है, सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई, ये भी सही है। आपका डी नंबर है, नहीं सुमेलित नहीं है। 6 का डी आंसर हो जाएगा। फिर 7 नंबर बात करें तो, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति तीव्रता, ये नंबर है बी नंबर ज्योति फ्लक्स। तो आपका 7 का हो जाएगा बी नंबर ज्योति फ्लक्स का है। पास्कल का इकाई किसका है? तो ये हो जाएगा दाब की इकाई पास्कल होता है। तो 8 का बी आंसर हो जाएगा। फिर कैंडला मात्रक है, तो यह जगह आपका ज्योति तीव्रता का। 9 का डी आंसर हो जाएगा। फिर है, यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक होता है, तो यह हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका कार्य और ऊर्जा का समान होता है। फिर भार और बल का भी समान होता है। आवेग और संवेग का समान होता है। तो बल और दाब का लेकिन समान नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर 11 का ये हो जाएगा। फिर पूछ रहा अदिश राशि है, तो ऊर्जा है, संवेग है, फिर बलाघूर्ण है। तो इसमें ऊर्जा आपका अदिश राशि है, तो 12 का ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है? तो वेग है, द्रव्यमान है, समय है, लंबाई। तो आपका ये नंबर सही हो जाएगा वेग। वेग एक सदिश राशि है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान। वेग और संवेग के अनुपात को द्रव्यमान बोलते हैं। 14 का सी आंसर हो जाएगा। 15 का है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो ये हो जाएगा आपका सी का समान त्वरण होता है। अर्थात किसी वस्तु को अगर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिराएंगे तो उसका सभी का त्वरण समान होगा। फिर आपका जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा? ये हो जाएगा आपका न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma होता है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका F बटा m। तो इसमें F का मान है 5 बटा 2 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? त्वरण पूछ रहा है तो 2.5 हो जाएगा। तो 16 का ये आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण पूछ रहा है इसीलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक भी देखना पड़ेगा, इसीलिए 16 का ये आंसर हो जाएगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। तो यह जो है न्यूटन के गति के नियम से लिया गया है, तो यह न्यूटन की गति के विषयक प्रथम नियम से संबंधित है। तो 17 का ये आंसर हो जाएगा। फिर 18 का है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो रॉकेट होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 18 का डी आंसर हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका के कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा विराम जड़त्व के कारण होता है। विराम जड़त्व एकाएक जब अश्व चल देता तो वह गति में आ जाता है, लेकिन चालक गति में नहीं आ पाता है। फिर है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये आपका जगह न्यूटन की गति के पहले नियम से, क्योंकि जब गति कोई भी बस चल रही है तो उसमें सभी यात्री बैठे हुए गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन जब बस को एकाएक रोका जाता है तो बस तो
विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन उस पर बैठे यात्री विराम अवस्था में नहीं आ पाता, जिसके कारण वो गति में रह जाता है, जिसके कारण वो आगे की ओर गिर जाते हैं। फिर बात करें अब 21 नंबर का, बल का गुणनफल होता है, तो आपका हो जाएगा F बराबर ma होता है, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। F बराबर ma होता है, ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से सूत्र आया है। फिर है शरीर का वजन के बारे में पूछा हुआ है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ये भी नहीं होगा। ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। आपका ये जो सही कथन हो जाएगा बी नंबर, ध्रुव पर अधिकतम होता है, तो 22 का बी आंसर हो जाएगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो ये भार आपका हो जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा पर किसी भी चीज़ का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। आपका 600/6 हो जाएगा, तो कट के आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। फिर है 24 नंबर सवाल आपका, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 का 3 kg, तो 24 का बी हो जाएगा। यहाँ द्रव्यमान पूछा है पृथ्वी की सतह पर इतना, तो F बराबर mg होता है। तो यहाँ पूछा है आपका मास, सतह पर भार, तो ये हो जाएगा m बराबर F/g। तो भार यहाँ F का मान रखा जाएगा, तो g से भागा दिया जाएगा 9.8 से, 29.4 में जब 9.8 से भागा दिया जाएगा तो आपका 3 kg आंसर आ जाएगा, तो 24 का बी आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। आपका सी नंबर सटीक आंसर है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है, इसलिए 25 का सी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1 kg राशि का वजन कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9.8 न्यूटन, 26 का सी आंसर हो जाएगा। फिर है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कहलाता है, ये हो जाएगा आपका टॉर्क, 27 का बी आंसर हो जाएगा। अब फिर देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। ये जल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक होता है, जब 9 से 4 तक आएगा तो आपका पहले आयतन घटेगा, जैसे फिर 4 से यहाँ 3 डिग्री है तो आयतन घटेगा 4 तक, लेकिन 4 के बाद जब 3 डिग्री की ओर चलेगा तो उसके बाद बढ़ेगा, इसीलिए आपका 28 का सी आंसर हो जाएगा। पहले आयतन घटेगा, क्योंकि आयतन घटेगा तो घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री पर होगा, फिर बाद में बढ़ेगा, तो 28 का सी आंसर हो जाएगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगा तो पानी में बीकर का तल क्या रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा, ये आपका उतना ही रहेगा, तो 29 का सी आंसर हो जाएगा। तो फिर अब बात करें आगे 30 नंबर का, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि तो आपका हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है, इसीलिए 30 का ये आंसर हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो 31 का डी आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा, तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जब समुद्र में जाएगा तो जहाज का स्तर थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। फिर है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे का कील पारे में तैरती है और पानी में क्यों डूब जाती है, ये जो होता है घनत्व के कारण होता है, क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है और पानी का घनत्व कम होता है,
इसलिए इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है और पारे से कम होता है, तो 33 का सी आंसर हो जाएगा। 34 का है पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, ये आपका घनत्व होता है क्योंकि ये इकाई मात्रा में पाया जाता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है, तो आपका हो जाएगा 1/10। 36 का भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया कि समुद्र की सतह से ऊपर, तो 1/10 अर्थात 10 में एक भाग ऊपर रहेगा और 9 भाग अंदर रहेगा। यही पूछता समुद्र के अंदर कितना रहेगा, तब 1/9 होता। तो 13 का आंसर बी हो 36 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ये हो जाएगा आपका दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिसके कारण चिपक जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाता है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण होता है, तो 38 का ये आंसर हो जाएगा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई के जगह 100 डिग्री के ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलती है? क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु भी नीचे आ जाता है। तो 39 का ये आंसर हो जाएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 40 का ये आंसर हो जाएगा। वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरावट का संकेत का मौसम होता है, क्या होगा? तो तूफानी होगा। 41 का डी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो 42 का बी आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है, इसलिए फट जाता है। 43 का डी आंसर हो जाएगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? यह जगह आपका नाभिकीय संलयन। 44 का ये आंसर हो जाएगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। 45 का बी आंसर हो जाएगा। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो यह हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? यह जो है आपका खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। चलती हुई गोली में भी गतिज ऊर्जा होगा, बहता हुआ पानी में भी और चलता हथौड़ा में भी। इसमें खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होगा। तो 47 का डी आंसर हो जाएगा। फिर 48 की बात करें तो जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा आपका इसका हो जाएगा चौगुनी। 48 का बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? द्रव का न तो सृजन किया जा सकता न ही विनाश किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो 49 का ये आंसर हो जाएगा। अब फिर आगे बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? यह जो है न गुरुत्व केंद्र को संतुलित करने के लिए करता है, वह झुकता है। बी नंबर में है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और गिरने से बचाएगा। तो 50 का बी आंसर होगा। अर्थात हम लोग पहाड़ पे भी चढ़ते हैं तो आगे की ओर झुकते हैं क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र संतुलित रूप से बना रहे।
तो 50 का बी आंसर हो जाएगा। फिर है 51 नंबर में, दूध से क्रीम निकालने में से कौन सा बल लगता है? ये हो जाएगा आपका अपकेंद्री बल लगता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता, लेकिन भार बदलते रहता है। अब बात करें 53 नंबर पे। 53 नंबर में क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कोई भी व्यक्ति अगर लिफ्ट में बैठा है तो अगर लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है तो उसका भार अधिक मालूम होगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, त्वरण के साथ नीचे। त्वरण के साथ जब नीचे जाएगा तो हम लोगों को आभासी भार में कमी महसूस होगा, शरीर हल्का लगेगा। अगर ऊपर जाएगा त्वरण के साथ तो भार महसूस होगा, लेकिन नीचे आएगा तो आपका हल्का महसूस होगा। इसीलिए 54 का बी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? यह हो जाएगा आपका 55 का सी नंबर 1/6। लोलक की कालावधि होती है उसके लंबाई पर निर्भर करेगा, तो 56 का बी आंसर हो जाएगा। लोलक का हो जाएगा 2π√L/g, इसी से आवर्तकाल निकाला जाता है। फिर है इसी से संबंधित, लोलक घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों पड़ जाती है? तो इसी सूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि गर्मी के समय मौसम में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे दोलन काल में लगा समय बढ़ जाता है। जब L का मान बढ़ेगा तो T का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण आवर्तकाल बढ़ेगा, तब स्लो से वो गति करेगा। तो इसीलिए गर्मियों में लोलक की घड़ी सुस्त हो जाती है। तो 57 का सी आंसर हो जाएगा। अब 58 की बात करें तो, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? फिर भी इसी से आवर्तकाल बराबर 2π√L/g होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 4% बढ़ा दिया जाए, लंबाई ये बढ़ाया जाएगा तो अंडर रूट है तो इसमें 2% बढ़ेगा। तो 58 का बी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, पृथ्वी पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये पॉइसो अनुपात कहते हैं या पॉइसो अनुपात कहते हैं। तो 59 का ए आंसर हो जाएगा। फिर आगे बात करें 60 नंबर में क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? यह सतही तनाव के कारण होता है। तो 60 का ये आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में डैश के कारण ऊपर उड़ता है। तो ये केशिका क्रिया के कारण होता है, इसी को केशिका तत्व भी कहते हैं। तो 61 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर श्यानता की इकाई होती है, ये हो जाएगा आपका श्यानता की इकाई पॉइज हो जाएगा। 62 का ए आंसर हो जाएगा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, ये हो जाएगा आपका आर्किमिडीज ने तैरने का नियम दिया था, उत्प्लावकता का नियम दिया था। तो 63 का ए आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंधित किस देश से था? तो ये ग्रीस से थे। तो 64 का डी आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, यह अनुदैर्घ्य होगा। 65 का बी आंसर हो जाएगा इसका। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ किस तरंग का उपयोग करता है? तो यह पराश्रव्य तरंग का उपयोग करता है। तो 66 का सी आंसर हो जाएगा। फिर है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य उसको बोलेंगे जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फिर है, अपश्रव्य उसको बोलेंगे जिसका 20 हर्ट्ज से कम होती है। फिर है क्वेश्चन, ध्वनि तरंग होती है, तो ये हो जाएगा आपका लंबवत। ध्वनि तरंग लंबवत होती है। तो 68 का ये आंसर हो जाएगा। 69 नंबर की बात करें तो, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक।
फिर है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। यदि दाब दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा? तो दाब करने से प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए इसका चाल 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर में, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ये होता है ठोस में, तो यहाँ इस्पात में हो जाएगा, तो 71 का डी आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है, तो हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड, 72 का ये आंसर हो जाएगा। फिर है 100 डेसिबल का स्वर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? तो 100 जो किसी मशीन की दुकान से निकलने वाला शोरगुल 100 डेसिबल के लगभग बराबर होता है। फिर बात करें 74 नंबर क्वेश्चन के, तो 74 नंबर में क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनके ध्वनि का भेद डैश के अंतर के कारण होता है, यह केवल ध्वनि गुणता के कारण होता है। अब फिर 75 नंबर क्वेश्चन देखें। हम लोग इस वीडियो में और 25 हमने 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो यूट्यूब चैनल GS वाहिद कुमार को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें। तो हम लोग देखते हैं फिर, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, तो जब ध्वनि का वेग 332 है तो वायुयान की चाल कितना हो जाएगा? यहाँ 2 मैक का अर्थ हुआ ध्वनि से 2 गुना, वो ध्वनि की चाल से 2 गुना से चल रहा है, ये हो जाएगा आपका 332 गुना 2 करना पड़ेगा, तो 664 पर मीटर सेकेंड। मैक का अर्थ हुआ 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक। अगर 3 मैक है तो 3 गुना होता है, 2 मैक होता है 2 गुना, 4 मैक होता है 4 गुना, अगर 5 मैक रहता है तो 5 गुना। यहाँ 2 गुना कर रहा है तो इसलिए 2 गुना कर देंगे, इसलिए 75 का डी आंसर हो जाएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, यह आपका ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है, तो 76 का सी आंसर हो जाएगा। 77 का है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि होती है? ये आपका हो जाएगा परावर्तन के कारण, 77 का सी आंसर हो जाएगा। सोनार किसमें प्रयोग में लाया जाता है? ये तो नौ संचालकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, 78 का डी आंसर होगा। 79 का क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका डॉपलर प्रभाव, 79 का बी आंसर हो जाएगा। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, इसी परिघटना को कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका डॉपलर प्रभाव, 80 का बी आंसर हो जाएगा। फिर है केल्विन मान में मनुष्य शरीर का सामान्य ताप तो 310 केल्विन हो जाएगा। तो फिर है किस तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक ही होंगे? ये हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, 82 का ये आंसर हो जाएगा। फिर न्यूनतम संभव तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस। फिर 84 नंबर क्वेश्चन है, अधिक किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 84 का ये आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान होता है, तो हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस, 85 का ये आंसर हो जाएगा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ियों के गुटके प्रातः काल में छूने पर लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहा जो होता है उष्मा का सुचालक अधिक होता है, इसीलिए वो ठंडा अधिक होता है। लकड़ी बी नंबर का इसका हो जाएगा, लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, तो 86 का बी आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा संवहन, 87 का बी आंसर हो जाएगा। फिर 88 का, कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है? ये हो जाएगा आपका पारा, ऊष्मा का अच्छा चालक पारा होता है, 88 का ये आंसर हो जाएगा। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है, समान मोटाई के कपड़े 2 परतें इसको 2 गुना मोटाई के कपड़े के एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जब 2 परत उसमें होता है तो दोनों परतों के बीच संकुट वायु के कारण अधिक गर्म महसूस होता है।
अब 90 नंबर क्वेश्चन देखें तो 90 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि जो सफ़ेद कपड़ा होता है गर्मी का अवशोषण कम करता है। इसीलिए सी नंबर में सफ़ेद कपड़े ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसीलिए गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़े और ठंडे के मौसम में काले कपड़े का उपयोग करना चाहिए। न्यून तापमानों का प्रयोग होता है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर में। अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रतिष्ठा या दूरमिति में, तो 51 का 91 का डी आंसर हो जाएगा। फिर 92 का है क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि, अगर हवा तेज चलती है तो रात में ओस नहीं बनता है क्योंकि हवा तेज चलती है नहीं, वाष्पीकरण की दर तेज होती है जिसके कारण ओस नहीं बन पाती है। फिर है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया कहलाती है, ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। 93 का डी आंसर हो जाएगा। फिर 94 नंबर है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। 94 का सी आंसर हो जाएगा। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता जिसके कारण परेशानी महसूस होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है, ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। 95 का ये आंसर हो जाएगा। और इसके बाद 96 नंबर है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ पे है नहीं 100 डिग्री कम पे ही उबलना शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 97 का ये आंसर हो जाएगा। अब फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा से संबंधित है, ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। फिर 98 का ये आंसर हो जाएगा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ये हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग। 99 का ये आंसर हो जाएगा। फिर है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो ये सी नंबर हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चन देखें। इस 100 में सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए सभी आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतने ही, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।